संसद के इस नूतन भवन से एक इतिहास गढ़ा गया। करीब 30 सालों से अधर में लटका महिला आरक्षण विधेयक संसद के दोनों सदनों से बहुमत से पास हुआ। नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के रूप में, और इस तरह से राजनीति में महिला आरक्षण का सपना साकार हुआ। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023? क्या कहते हैं इसके प्रावधान? कब से लागू होगा ये कानून? क्या है परिसीमन का पेज? इससे जुड़े तमाम अहम सवाल जो आपके जहन में हैं, उन पर करेंगे विस्तार से चर्चा, बताएंगे आपके हर एक सवाल का जवाब। तो जुड़िए हमारे इस कार्यक्रम में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया। नारी अस्य समाजस्य कुशल वास्तुकार अस्ति। नारी राष्ट्रस्य अक्षि अस्ति। क्या है नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023? संविधान का 128वां संशोधन अधिनियम, यानी कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 संसद और विधानमंडलों में महिलाओं को 33% आरक्षण देता है। यानी कि लोकसभा में मौजूदा 545 सीटों में से 181 सीटों से सिर्फ महिला उम्मीदवार चुनाव लड़ेंगे। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल को पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इस कानून के लागू होने के बाद दिल्ली विधानसभा की बात करें तो यहाँ मौजूद 70 में से 23 सीटें महिलाओं के लिए रिजर्व होंगी। हालांकि पुदुचेरी जैसे केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित नहीं की गई हैं, क्योंकि वहाँ लोकसभा की केवल एक सीट है। ये कानून सभी राज्यों में लागू होगा। निर्धारण में महिलाओं की भूमिका को सशक्त करने के लिए जो कानून बना है, उसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम 2023 का नाम दिया गया है। ये कानून लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण देता है। संविधान का 128वां संशोधन नए अनुच्छेद 330A और 332A को भी जोड़ता है, जिसके तहत लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों को महिलाओं के लिए आरक्षित करने का प्रावधान है। महिला आरक्षण कानून लागू होने की तारीख से 15 वर्ष तक की अवधि के लिए होगा, जिसे संसद की अनुमति से आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही एक क्लॉज ये भी जोड़ा गया है कि जनगणना और परिसीमन के बाद ही महिला आरक्षण कानून लागू किया जाएगा। डिलिमिटेशन यानी कि परिसीमन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के भंग होने के बाद अगले चुनावों में महिला आरक्षण प्रभावी होगा। देश में हर 10 साल पर जनगणना कराई जाती है। हर जनगणना के बाद संसद संविधान के अनुच्छेद 82 के तहत परिसीमन अधिनियम लागू करती है। अनुच्छेद 170 के तहत राज्यों को भी जनगणना के बाद परिसीमन के आधार पर क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। परिसीमन अधिनियम लागू होने के बाद केंद्र सरकार परिसीमन आयोग का गठन करती है, जो एक स्वतंत्र निकाय है। पहला परिसीमन आयोग अधिनियम 1952 में गठित किया गया था। उसके बाद 1962, 1972 और 2002 तक यानी कि 4 बार परिसीमन आयोगों का गठन किया गया। यहाँ आपको बता दें कि साल 1981 और 1991 की जनगणना के बाद परिसीमन नहीं हुआ। 1976 में इंदिरा गांधी सरकार ने आपातकाल के दौरान संविधान में संशोधन कर परिसीमन को साल 2001 तक के लिए स्थगित कर दिया था। हालांकि इस प्रतिबंध के बावजूद कुछ ऐसे अवसर आए जब जरूरत पड़ने पर सीटों की संख्या में परिवर्तन किया गया। अब सवाल ये उठता है कि परिसीमन कब होगा? लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों की संख्या में परिवर्तन पर रोक को वर्ष 2001 की जनगणना के बाद हटा दिया जाना था, लेकिन एक दूसरे संशोधन के तहत इसे वर्ष 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया। दरअसल इसके पीछे कारण ये बताया गया कि साल 2026 तक पूरे देश में एक समान जनसंख्या वृद्धि दर हासिल हो जाएगी, जिसके बाद ही जनगणना और परिसीमन सटीक होगा। आखिरी परिसीमन अभ्यास 2002 से 2008 तक चला। पिछली जनगणना 2011 में हुई थी। संविधान के आर्टिकल 368 के मुताबिक इस कानून को लागू कराने के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी है। मौजूदा वक्त की बात करें तो देश के 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्यों में विपक्ष की गठबंधन सरकारें हैं और 3 राज्यों में दूसरे दलों की सरकारें हैं।
इसलिए इसे लागू कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ज्यादातर राज्य महिला आरक्षण के पक्ष में है कि संसद और विधान मंडलों में SC/ST महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण नहीं होगा। दरअसल उन्हें आरक्षण के अंदर ही आरक्षण मिलेगा। जैसे इस समय लोकसभा में 84 सीटें SC और 47 सीटें ST के लिए आरक्षित हैं, तो इस कानून के अनुसार 84 SC सीटों में से 33% यानी कि 28 सीटें SC महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसी तरह 47 ST सीटों में से 33% यानी कि 16 सीटें ST महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। कानून में OBC वर्ग के लिए आरक्षण की कोई व्यवस्था नहीं है। SC/ST की आरक्षित सीटों को हटा देने के बाद लोकसभा में 412 सीटें बचती हैं। इन सीटों पर ही सामान्य के साथ साथ OBC के उम्मीदवार भी लड़ते हैं। इन सीटों पर 33% महिला आरक्षण देने पर 137 सीटें सामान्य और OBC वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। अब सवाल उठता है कि महिला आरक्षित सीट कैसे तय होगी? इसका उत्तर भी है, लेकिन ये भी परिसीमन के बाद यानी कि 2026 के बाद ही तय हो पाएगा। इसके पीछे का कारण ये है कि परिसीमन के बाद जनसंख्या के आधार पर सीटें बदल जाएंगी। इसलिए सरकार की ओर से पेश कानून में ये कहा गया है कि परिसीमन की हर प्रक्रिया के बाद आरक्षित सीटों का रोटेशन होगा। आने वाले समय में सीटों के रोटेशन और परिसीमन को निर्धारित करने के लिए एक अलग से कानून और अधिसूचना की आवश्यकता होगी। स्थानीय निकायों जैसे कि पंचायत और नगर पालिकाओं में भी 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। इनमें हर चुनाव में सीटों का आरक्षण बदलता रहता है, यानी कि रोटेशन होता है। यही प्रक्रिया यहाँ भी लागू होगी। ब्रिटिश काल में भी 1931 में बेगम शाहनवाज और सरोजनी नायडू ने ब्रिटिश प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। इसमें महिलाओं के लिए राजनीति में समानता की मांग की गई। संविधान सभा की बैठकों में भी महिलाओं के आरक्षण के मुद्दे पर चर्चा हुई थी। 1971 में नेशनल एक्शन कमेटी ने भारत में महिलाओं के घटते राजनीतिक प्रतिनिधित्व पर चर्चा की। 1988 में महिलाओं के लिए नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान में पंचायत स्तर से संसद तक महिलाओं को आरक्षण देने की सिफारिश की। आखिरकार 73वें और 74वें संविधान संशोधनों के तहत 1/3 सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित हैं। महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और केरल सहित कई राज्यों ने स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए 50% तक आरक्षण लागू किया है। देश की संसद में महिला आरक्षण विधेयक पहली बार HD देवेगौड़ा की संयुक्त मोर्चा सरकार ने 12 सितंबर 1996 को पेश किया। सत्तारूढ़ पक्ष में एक राय नहीं बन सकी। विधेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजा गया। बाद में इस विधेयक को 26 जून 1998 को अटल बिहारी वाजपेयी की नेतृत्व वाली NDA सरकार ने 84वें संविधान संशोधन के रूप में 12वीं लोकसभा में पेश किया। इसे 2002 और 2003 में भी सदन में पेश किया गया, लेकिन विधेयक पारित नहीं हो सका। 2004 में UPA की सरकार के साझा कार्यक्रम में महिला आरक्षण शामिल रहा, लेकिन UPA सरकार भी लोकसभा में विधेयक को पास कराने में नाकाम रही। महिला आरक्षण के लिए संविधान संशोधन का 108वां विधेयक मनमोहन सिंह सरकार के कार्यकाल में पेश हुआ 2008 में, जो कि मार्च 2010 को राज्यसभा से पारित हुआ, मगर लोकसभा से पारित नहीं हो सका। लाया गया नारी शक्ति वंदन अधिनियम।